प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकालीन कवियों में भूषण सबसे अलग स्थान पर आसीन हैं। भूषण का आविर्भाव अवश्य रीतिकाल में हुआ है, पर रीतिकाल में जो एक परंपरा दिखाई दे रही थी हमें लक्षण ग्रंथों के निर्माण की और श्रृंगार रस के वर्णन की या वीर रस के वर्णन की, तो भूषण कवि इससे इस रूप में अलग है कि इन्होंने केवल वीर रस की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जैसी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को दी और शिवराज भूषण जैसे अलंकार ग्रंथ की रचना करके आचार्य परंपरा को भी उन्होंने निभाया, लेकिन उनका मूल कर्म वीर रस का चित्रण ही था। कवि भूषण यह तो आचार्यत्व की दृष्टि से विशेष स्थान नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा इन्होंने इस संबंध में प्रस्तुत अवश्य किया है। इनकी जो ख्याति है, इनकी जो प्रसिद्धि है या जो साहित्य में जो इन्हें स्थान प्राप्त है, वह इन्हें वीर रस के ओजस्वी कवि के रूप में ही मिला है। इन्होंने कुल 2 ही राजाओं की वीरता का गान किया है, या तो शिवाजी या छत्रसाल। राष्ट्रीयता के अमर गायक कवि भूषण एक मौलिक चेतना के उन्नायक भी कहे जा सकते हैं। कवि ने अपनी काव्य साधना के द्वारा रीतिकाल की रूढ़िबद्ध कविता में एक नवीन चेतना का आविर्भाव किया। उनकी जो ओजस्वी वाणी थी, वीर रस का जो उनका गान था, उससे कायर से कायर के हृदय में भी शौर्य की भावना और एक नवीन उत्साह का संचार हो जाता है। और उन्होंने साहित्य में जिस प्रकार से अपनी मौलिकता और राष्ट्रीयता की भावना का, त्याग का और चारित्रिक दृढ़ता का जो परिचय दिया है, वह निश्चय ही सम्मान के योग्य है। और रीतिकाल में भूषण एकमात्र या अप्रतिम वीर रस के कवि कहे जा सकते हैं। भूषण के काव्य के आपके पाठ्यक्रम में जो पद निर्धारित है, उनकी व्याख्या के प्रारंभ के पद हम आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो निर्धारित पद है वह है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है, एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत है, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। इन पंक्तियों में कवि भूषण शिवा बावनी ग्रंथ के अंतर्गत कहते हैं, अर्थात ये पंक्तियाँ शिवा बावनी में से, भूषण ग्रंथावली की शिवा बावनी में से ली गई है। कवि ने शिवाजी की विजय यात्रा का इन पंक्तियों में अंकन किया है, शिवाजी की वीरता का अंकन किया है, उनकी सेना का अंकन इन पंक्तियों में किया है। कवि वरभूषण कह रहे हैं कि साजी चतुरंग सेन, कि शिवाजी जब अपनी चारों प्रकार की सेनाओं को, कौन कौन सी चारों प्रकार की सेना होती है? पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना, इन चारों प्रकार की सेनाओं को सजाकर अंग में उमंग धारी, जब अत्यधिक उमंग में भरकर, अंगों में उमंग भरकर चारों प्रकार की सेनाओं को सजाकर सरजा शिवाजी संग जंग जीतन चलत है, जब शिवाजी शत्रुओं से युद्ध जीतने के लिए चल देते हैं, प्रयाण कर लेते हैं, तब कैसा दिखता है, कैसा आभासित होता है, यह बताते हुए कवि भूषण कह रहे हैं कि उस समय एक अनोखी ही शोभा नज़र आती है। और आगे कवि कह रहे हैं कि जब वे युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण कवि ये कह रहे हैं कि जब शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके चारों ओर विहद नगारन के, नगाड़ों की आवाज़, नाद माने आवाज़, बिहद माने बृहद, बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगती है। और जब हाथियों को जब ले जाया जाता है तो वो एक मद में जब हाथी आ जाते हैं
तो वह जब मद में आते हैं तो उनकी जो मद धारा बहने लगती है। अतिशयोक्ति का चित्रण करते हुए कवि भूषण कह रहे हैं कि हाथियों की मद धारा जो बनती है उससे नदियाँ और नाले बन जाते हैं। नदी नद मद गे बरन के गलत है। हाथियों के मद से हाथी जब उन्मत्त हो जाते, उन्हें युद्ध में ले जाने के लिए उन्मत्त करना आवश्यक होता है, और वे जब उन्मत्त हो जाते हैं तो उनकी जो मद धारा प्रवाहित होती है उससे नदियाँ और नालों का निर्माण हो जाता है। एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल। शिवाजी की सेना में हजारों हाथी हैं जिनके मद से बड़ी बड़ी नदियाँ बन गई है। ये कहते हुए आगे कवि शिवाजी कह रहे हैं कि उनकी सेना जब प्रस्थान करती है एल फैल खेल भेल, तब उस समय क्या होता है कि चारों ओर भीड़ बढ़ जाती है, और ये जो चारों तरह की सेना है उसके कारण, भीड़ के कारण वे आपस में टकराते हुए चलते हैं। एल फैल खेल बेल, खलबली चारों ओर मच जाती है भीड़ के मचने से, और गली गली में खलक में गेल गेल, गली गली में उनके प्रस्थान का स्वर गूंजने लगता है। गजन की ठेल पेल है, हाथियों के चलने से, हाथियों की रेल पेल से क्या होता है, सेल उछलत है, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं। आपको पता ही होगा हाथी अपनी सूंड से तो पेड़ उखाड़ ही सकते हैं, लेकिन बात यहाँ उससे भी कहीं ज़्यादा है कि शिवाजी के युद्ध में जब मदमस्त हाथी चलते हैं, तो जब कोई हाथी मद में मस्त होकर चलता है तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, और एक साथ जब इतने हाथी, हजारों हाथी जब चलते हैं तो वे पहाड़ के पहाड़ उखाड़ने में समर्थ हो जाते हैं। और कवि शिवाजी के युद्ध प्रयाण के समय का, उनकी सेना का एक दृश्य चित्रित करता हुआ कहता है कि वो कैसा लगता है जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए जाती है। तारा सुतरनी धुरी धारा में लगत जिमी। आकाश जो कि तारों से भरा हुआ है, चारों ओर शिवाजी की सेना के चलने से धूल छा जाती है, और तारों से भरा हुआ आकाश भी धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि चारों ओर धूल उड़ने लगती है। तारा पर पारा पारावार यूं हलत है। तो अत्यधिक धूल के गुबार से तारे सूर्य भी धूमिल पड़ जाता है। ताराओं को सूर्य भी धूमिल पड़ जाता है, और वह भी छोटे से तारे के समान दिखाई देने लगता है। और समुद्र कैसे दिखता है, तारा पर पारा, जैसे हम थाली में रखे गए पानी में जैसे पानी हिलता रहता है अथवा पारा हिलता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही समुद्र भी मानो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें सभी ओर धूल के कण चमक रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कि उनकी जब सेना चलती है तो आकाश में जो धूल छा जाती है, धरती पे भी खलबली मच जाती है, और समुद्र का जो पानी है वह भी थाली में रखे हुए पानी की तरह हिलने लगता है। यहाँ इस पद में हम कह सकते हैं कि कवि की कल्पना का चमत्कार दृष्टव्य है। शिवाजी की वीरता, उनके सेना की वीरता, और उनके आगमन और उनके चलने से जो दृश्य उपस्थित हुआ है, तो अतिशयोक्ति का चमत्कार तो यहाँ है ही, कवि कल्पना का चमत्कार भी हमें यहाँ दिखाई देता है। पद में वीर रस है जिसका स्थायी भाव ओज है, और अनुप्रास की छटा तो वीर रस में भी चमत्कृत कर देती है। कवि ने निश्चय ही ऐसे वर्णों का प्रयोग किया है जिससे वीर रस के चित्रण को और अधिक सहायता मिली है, और नाद सौंदर्य, पद मैत्री और भावाभिव्यक्ति ये तो दिखाई देता ही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कवि भूषण का यह पद वीर रस का एक सुंदर उदाहरण है, और शिवाजी की सेना का अत्यंत उत्कृष्ट चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। उम्मीद है आपको यह पद समझ में आया होगा। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। बाने फहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंभर के, कुंजर के भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमर कमठ करारे फूटे,
केश कैसे पात बिहराने फन शेष के। यहाँ भी शिवाजी के शौर्य एवं उनके युद्ध प्रयाण का ही चित्रण है। इसमें सेना के प्रयाण का चमत्कारी वर्णन इस पद में भी कवि ने किया है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के। क्या कह रहे हैं कवि भूषण इन पंक्तियों में? कवि कह रहा है कि जब शिवाजी नरेश की सेना प्रयाण करती है तो उस समय क्या होता है, बाने फहराने गहराने, झंडे लहराने लगते हैं, घंटे गूंजने लगते हैं। घंटों की कौन से घंटों की ध्वनि गूंजने लगती है? गजन के, हाथियों के गले में जो घंटे बजे हुए हैं उनकी ध्वनि उनके चलने के कारण तेज स्वर में गूंजने लगती है। और उस समय फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता है, लोगों को पता चल जाता है कि शिवाजी युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। तो जब ये पता लगता है तो ना ही ठहराने रावराने देश देश के, माने छोटे मोटे राजाओं की तो कोई औकात ही नहीं है। वे तो इस युद्ध शिवाजी के इस युद्ध प्रयाण के सामने कहीं ठहर ही नहीं पाते हैं। वे तो इधर से उधर भय के कारण जाना चाहते हैं मगर कहीं भय के कारण जा भी नहीं पाते, हिल भी नहीं पाते अपनी जगह से। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशने शिवराज जू नरेश के। और क्या क्या होता है, उनके जब वो नगाड़े, युद्ध के नगाड़े जब बजने लगते हैं तो उसकी आवाज़ से पर्वत के पर्वत नग बहराने, नग माने पर्वत, पर्वत के पर्वत दरकने लगते हैं। और जो शत्रु के गांव के निवासी होते हैं, ग्राम नगर, गांवों और नगरों में जो इनके शत्रु होते हैं या शत्रु के नागरिक होते हैं, पराने सुनी, वे अपने प्राणों को बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाते हैं। गांवों के गांव खाली हो जाते हैं इनके नगाड़ों की ध्वनि की आवाज़ सुनकर। बाजत निशने शिवराज जू नरेश के, जो ही वो सुनते हैं कि शिवाजी राजा युद्ध के लिए निकल पड़ा है, उनके निशान, उनके वाद्य यंत्र बजने लगे हैं, क्यों ही सारे लोग भयभीत होकर, शत्रुओं के सारे लोग भयभीत होकर गांव के गांव छोड़कर चले जाते हैं। हाथी न के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के। और क्या होता है, जैसे कि आपको पिछले पद में भी बताया था कि हाथियों को उकसाना पड़ता है, तो हाथियों के जो ऊपर महावत बैठे हुए हैं वो हाथियों को उन होदों में बैठे हुए उनके मस्तकों को अंकुश से उकसाते रहते हैं। और कुंभ कुंजर के, और जब वे उकसाते हैं तो हाथी मदमस्त होकर या उकसाने में आकर भागने लगते हैं और दूसरी ओर शत्रु भी भागने लगते हैं। और कुंभ कुंजर के, और सुंदरियों के केश जाल में जो उलझे हुए भंवरे हैं, माने वो लोग जो श्रृंगार का आनंद उठा रहे थे वह भी भागने लगते हैं। भौन के बजाने वाली छूटे लटके इसके, सुंदरियों के केश जाल में उलझे हुए लोग भी भागने लगते हैं। शिवाजी की सेना के प्रयाण के भार से और क्या होता है, दल को दरारे अंते कमठ करारे फूटे। पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है? एक धारणा ये भी है कि कच्छप ने धारण कर रखा है। तो उसकी कठोर जो पीठ होती, कच्छप माने कछुआ, करारे, उसकी कठोर जो पीठ होती है उसमें भी दरारें चलने लगती, दरारें बनने लगती है, दरारें पड़ जाती है। और अगर हम ये कहें कि इस पृथ्वी को शेषनाग ने उठा रखा है तो कर कैसे पात बिहराने फन शेष के, तो शेषनाग के फन भी केले के पत्तों के समान फट जाते हैं। आपने कभी केले के पत्ते देखे हैं? वो बीच बीच में से फटे हुए होते हैं। बड़ी ही सुंदर तुलना कवि ने की है, बड़ा ही सुंदर साम्य दिखाया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कछुआ और शेषनाग दोनों के दोनों पृथ्वी को संभालने में या धारण करने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं, क्योंकि कछुए की पीठ पर तो दरारें पड़ने लगती है और शेषनाग के फन भी इधर उधर बिखर जाते हैं। कब बिखर जाते हैं? यूँ तो वे बड़ी आसानी से पृथ्वी को संभाल के रखते हैं, लेकिन जब शिवाजी की सेना चलती है तो उनका भी हाल बड़ा बेहाल हो जाता है। इस पद में भी वही वीर रस, स्थायी भाव ओज, वीर रस का अत्यंत सुंदर चित्रण कवि ने किया है। शिवाजी की सेना के प्रयाण का सुंदर दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वही अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और शब्दों का, वर्णों का ऐसा प्रयोग किया है जो वीर रस में कठोर वर्णों का प्रयोग कवि ने किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा अलंकार दिखाई दे ही रहे हैं और कवित्व छंद भी
इसमें प्रयोग हुआ है। अगला पद हम पढ़ेंगे। इसमें शिवाजी की तलवार का चित्रण कवि कर रहे हैं। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। शिवाजी की महिमा का गान इस पद में कवि भूषण कर रहे हैं। उनके गुणगान यहाँ किए गए हैं। शिवाजी किस प्रकार से हिंदुत्व के रक्षक हैं, यह यहाँ चित्रित किया गया है। और पहले की तरह ही यह अंश भी शिवा बावनी से लिया गया है। वीर रस के कवि भूषण शिवाजी की तलवार का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि उनकी तलवार में इतनी सामर्थ्य है कि वेद राखे विदित, माने बाहरी आक्रमणकारियों से या मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो उस समय पुराण ग्रंथों वेदों के लुप्त होने का भय चल पड़ा था, तो शिवाजी की तलवार ने प्रकट होकर वेदों को भी प्रकट रखा, पुराणों को भी प्रकट रखा, उन्हें महिमा मंडित रखा। माने अपने शौर्य से शिवाजी ने धर्म का नाश करने वाले लोगों से इस देश के नागरिकों की, इस देश के धर्म की, इस देश के धर्म ग्रंथों की रक्षा की और राम नाम बोलने वाले लोगों की जिह्वा की भी रक्षा की। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, मतलब एक ओर तो उन्होंने धार्मिक आस्थाओं की रक्षा करी, हिंदुओं की चोटी को सुरक्षित रखा, और दूसरी ओर उन्होंने रोजगार को भी सुरक्षित रखा, सिपाहियों की जीविका को बचाया और हिंदुओं के कांधे में जनेऊ रखे, उनके कंधे में जनेऊ की रक्षा करी, हाथ में माला की रक्षा करी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि धर्म और जीविका दोनों की ही उन्होंने रक्षा की है। उस समय जैसा कि आप में से कई लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे देश पर उस समय मुग़ल आक्रमणकारियों का हमला चल रहा था, और शिवाजी जब थे तो उन्होंने मुग़लों के आतंक से हिंदुओं की रक्षा की थी और मुग़लों के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। बेरी पीसी राखे, मीड़ी राखे मुग़ल, मुग़लों को दबाकर रखा था। मरोड़ी राखे पातशाह, माने मुग़ल सम्राट को दबाकर रखा हुआ था। और बेरी पीसी राखे, शत्रुओं का नाश वे कर रहे थे। और वरदान राख्यो कर में, जो उनकी शरण में आते थे उनकी रक्षा वे कर रहे थे। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, और वीर शिवाजी ने क्या किया कि अपनी तलवार के बल पर, तेग बल शिवराज, शिवराजी ने तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा एवं मर्यादा की रक्षा की। और देव राखे देवल, यानी उनके साम्राज्य में मंदिरों से देवताओं की मूर्तियों को कोई नहीं हटा सका, मतलब मुग़लों की नहीं चली। वो तो आए थे यहाँ की धार्मिक आस्थाओं का विखंडन करने, लेकिन वे शिवाजी के सामने यह सब नहीं कर पाए। शिवाजी ने देव मूर्तियों को सुरक्षित रखा इन विरोधियों से, और स्वधर्म राख्यो घर में, और अपनी मातृभूमि की, भारत की, अपने धर्म की रक्षा उन्होंने की और धर्म को भी उन्होंने अपने यहाँ सुरक्षित रखा। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि मुग़ल बादशाहों के धार्मिक अत्याचारों के से शिवाजी ने देश की रक्षा की, भारत की रक्षा की, और यहाँ की विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मर्यादाओं को संरक्षण प्रदान किया। कुल मिलाकर यहाँ कवि ऐतिहासिक सत्य को भी शिवाजी की वीरता के साथ साथ उभार रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुग़ल बादशाह जब आए थे तो हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, उनके मंदिरों को जलाया जाता था, उनके धार्मिक आस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाता था, ज़बरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, और मांस
खाने के लिए भी कईयों को मजबूर किया जाता था। तो शिवाजी ने इस सब का विरोध किया, विद्रोह किया और हिंदुओं की रक्षा की। वही वीर रस, पद योजना, गेयता, अनुप्रास और शिवाजी की महिमा का गान इस पद में दिखाई देता है। विद्यार्थियों, आपको ये पद समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे दोबारा देखिए वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और समझ नहीं आ रहे हैं फिर भी तो मुझे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। आप पढ़ना जारी रखिए। पढ़ने की आदत छूटने से बाद में बड़ी दिक्कत होगी। एक साथ आप बहुत सारा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अपना अध्ययन जारी रखिए, पढ़ते रहिए और लिखने का अभ्यास भी करते रहिए। धन्यवाद।